ज्योग्राफी के ओशनोग्राफी पार्ट में हम लोग जो है लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये लास्ट चैप्टर है ज्वार भाटा, टाइट्स एंड एब्स। ज्वार भाटा है क्या, ज्वार कैसे आता है, चीज़ों से जो है आपके प्रभावित होता है या अर्थ के सरफेस पर, या फिर जो है कौन कौन से बल लगते हैं, कौन से फोर्स लगते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ज्वार भाटा जो आपका टॉपिक है, अगर हम उसको पहले डिस्क्राइब करें कि ज्वार है क्या, क्योंकि जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट पहले इनिशियली हम लोग कुछ स्टार्ट कर लें और जान लें कि हाँ होता क्या है या किससे संबंधित है। फिर डीप वे में हम लोग ज्वार के बारे में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें डिपेंडेंट हैं वो सब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के, जितना भी रोटेशन और रेवोल्यूशन है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करते हैं ज्वार भाटा की, तो आप इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ज्वार भाटा जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है पृथ्वी पर जो बल से संबंधित है, फोर्स से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटेशनल लॉ जो कि आपके न्यूटन का है, वो क्या कहता है पहले उसको समझ लें। वो ये कहता है कि अगर दो मासेस हैं, दो कोई पिंड है, बॉडी है जिसका मास m1 m2 है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक बल के द्वारा। अगर इनके मध्य दूरी जो है ये d डिस्टेंस है, तो एक बल लगता है किसी भी वस्तु पर, दो वस्तुओं पर लगने वाला बल जो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये बल जो है ये समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, m1 into m2 के। m1 into m2 की मतलब ये हुआ कि दोनों मासेस जो है, द्रव्यमान जो है उसके गुणनफल के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस का मतलब, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये अधिक होगा तो ये भी अधिक होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। इसका मतलब द्रव्यमान ज्यादा बल ज्यादा, द्रव्यमान कम बल कम। इसका मतलब कि मास अगर छोटा है, छोटी बॉडीज है, बल कम लगेगा, बड़ी बॉडीज हैं तो एक दूसरे पे बल ज्यादा लगाएंगे। तो आकर्षण बल जो है ये प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज जो बल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों जो दो वस्तुएं एक दूसरे पे बल लगा रही हैं उनके बीच पाई जाने वाली दूरी के वर्ग के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब कि जो बल लग रहा है, तो ये आकर्षण बल जो है ये दो वस्तुओं के बीच में पाई जाने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो ये आपके ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है। अब होता क्या है, जब अर्थ है, पृथ्वी है, अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है। इस तरह से कहीं रोटेशन होगा और अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है, मून ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए मून कभी यहां आया, कभी मून यहां आया, कभी मून यहां आया, तो इस तरह से आप क्या रोटेट कर रहा है। तो अर्थ और सन दो ऑब्जेक्ट माने, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के ऊपर लगता है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। सन के ऊपर की सतह पर क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन सन के खींचने से अर्थ की सरफेस पर क्या होता है ये हम लोगों को जानना जरूरी है। वही चीज अर्थ के साथ और मून के साथ है। अर्थ मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, लेकिन इस खिंचाव की वजह से चंद्रमा के सरफेस पर क्या होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन चंद्रमा जो पृथ्वी को खींच रहा है इससे हमें मतलब है। तो इसके मतलब अर्थ के सरफेस पर जो सन अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है ये हमें जानना है, और मून की वजह से के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है ये जानना है। अब देखिए बात आती है अर्थ की। तो पृथ्वी तीन चीजों से मिलकर के बनी है, ठोस भाग है, फिर जलीय भाग है, वाटर वाला पार्ट, और फिर वायु वाला पार्ट। तो चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, दोनों ही इसको खींच रहा है। जब अर्थ को ये खींचेगा तो अर्थ को खींचने पे क्या है, वायु जो है हल्की है,
ये बाहर की ओर खींची रहती है। जिस तरफ सन और मून होता है उधर की तरफ की वायु बाहर की तरफ खींची रहती है। लेकिन क्या वायु, एयर हमें दिखाई पड़ती है? नहीं, अदृश्य है, इनविजिबल है। इसलिए क्या उठा हुआ ये भाग हमें दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। तो हमें वायु पूरी खींची रहती है चंद्रमा की तरफ भी और सूर्य की तरफ भी। सूर्य खींचे रहता है पूरे वायुमंडल को, चंद्रमा भी खींचे रहता है अपनी तरफ, तो वायुमंडल खींचा रहता है दोनों। लेकिन क्या हमें प्रतीत होता है? नहीं होता, हमें नहीं प्रतीत होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वायु अदृश्य है, वायुमंडल अदृश्य है, इनविजिबल है, हमें ये नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से जो जल का भाग है, जल के भाग पर अगर बल लगेगा तो जल का भाग थोड़ा बहुत उड़ जाएगा, और जब जल का भाग उठेगा तो समुद्र तल परिवर्तित होगा। तो जल का भाग खींच रहा है, और इस खिंचाव की वजह से कहीं अगर जल उठ रहा है तो कहीं दबेगा भी। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से कहीं अगर जल का उत्थान हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कहीं जल खींच रहा है ऊपर की तरफ, इसके मतलब सी लेवल रेस कर रहा है। तो कहीं अगर पानी ऊपर उठ रहा है तो कहीं तो नीचे गिर रहा होगा, तो कहीं पर अगर पानी उठता है तो कहीं गिरता है। जहां पानी सी लेवल से ऊपर उठ जाता है उसी को हम कहते हैं ज्वार आ गया, और कहीं पर सी लेवल जो है औसत से नीचे गिर जाता है, हम लोग कहते हैं भाटा। तो ज्वार भाटे की घटना, टाइड्स और एब की घटना जो होती है वो क्या होती है? तो ज्वार भाटा जो है उसको कहा जाता है कि ज्वार की कंडीशन में क्या है कि समुद्र तल ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो ये बल क्या होता है? ये बल जो लग रहा है, इसीलिए इसको, इस बल को क्या कहते हैं, इस फोर्स को क्या कहते हैं? ज्वारी बल, टाइडल फोर्स। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ज्वार आ जाता है। ज्वार किसको कह रहे हैं? उठते हुए समुद्र तल को, खिंचे हुए जल के भाग को, खिंचे हुए वायुमंडल को। तो वायुमंडल भी खींचा है, जल भी खींचा, लेकिन जल उठता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। सी लेवल अगर रेस करेगा तो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हम जल उठता हुआ देख पा रहे हैं। लेकिन क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं कि वायु का भाग उठा हुआ है? नहीं देख पा रहे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? सूर्य या चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से हो रहा है। अब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी रेवोल्यूशन भी कर रही है, परिक्रमा भी कर रही है, और अपने अक्ष पर घूम भी रही है, परिभ्रमण भी कर रही है। उसी तरह से पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा भी कर रहा है, रेवोल्यूशन भी कर रहा है, और अपने अक्ष पर भी घूर्णन गति कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। इससे होता क्या है? अब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति करने के कारण जब पृथ्वी रोटेट करती है तो जो भाग सूर्य की ओर होता है उस आधे भाग पर प्रकाश होता है, दिन होता है, और पीछे वाले भाग पर क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। तो इसका मतलब अब ये घूम करके जब जाएगा, रात वाला भाग सामने चला गया और दिन वाला भाग पीछे चला गया, तो रात वाले भाग पर दिन हो गया, दिन वाले भाग पर रात हो गई। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति करने की वजह से दिन और रात बनते हैं। तो दिन और रात का निर्माण पृथ्वी पर कैसे हो रहा है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के अपने घूमने की वजह से। लेकिन पृथ्वी जैसे जैसे मूव कर रही है, परिक्रमा कर रही है, तो सूर्य की लंबवत किरणें, स्टार्टिंग में हमने आपको समझाया था, सूर्य की लंबवत किरणें, सन की नॉर्मल रेज, ये क्या होती हैं? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में साल भर घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से किसी समय किसी देश में ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, कभी कम टेम्परेचर हो जाता है। जब औसत से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है हम लोग कहते हैं ग्रीष्म ऋतु आ गई, समर्स आ गए। जब औसत से कम तापमान हो जाता है हम लोग कहते हैं शीत ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई। तो यहां पर क्या है? टेम्परेचर बढ़ता और घटता रहता है, पूरे साल मौसम में परिवर्तन होता रहता है। और यह मौसम परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है? सूर्य की आने वाली जो है आपके किरणों की वजह से। तो सूर्य की लंबवत किरणें या तिरछी किरणें जो आ रही हैं, ये हर वक्त, या फिर आप कह रहे हैं पूरे साल भर में, हर समय जो है आपके एनर्जी जो ट्रांसमिट करती हैं वो अलग अलग मात्रा में। कभी ज्यादा ऊष्मा आने लगती है तो गर्म हो जाता है पृथ्वी का स्थान, कभी कम ऊष्मा आती है, ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए परिक्रमा में की वजह से जो है आपके ऋतुओं का निर्माण होता है, सीजन्स बनता है। तो ड्यू टू अर्थ रोटेशन सीजन का फॉर्मेशन होता है, और ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति करने की वजह से, रोटेशन करने की वजह से दिन और रात निर्मित हो रहे हैं, और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने की वजह से पृथ्वी की सतह पर
विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का निर्माण हो रहा है। हर समय अलग अलग मात्रा में जो है कि सूर्य की किरणें आ रही हैं और जा रही हैं, और जिसकी वजह से ऊष्मा की मात्रा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, हीट जो है आपके पहुंचती है, ये क्या है, ये वेरिएट करती है, कहीं पर ऊष्मा ज्यादा, कहीं पर ऊष्मा कम। तो ये जो है आपके, जिसकी वजह से परिक्रमा ये आपके पाई जाती है। तो अगर हम लोग देखें तो सारी चीजें, जितनी भी गतिविधियां पृथ्वी की सतह पर हो रही हैं, ये सारी डिपेंडेंट किस पर है, ये सारी की सारी डिपेंडेंट है आपके एक तरह से पृथ्वी के परिक्रमा और पृथ्वी के परिभ्रमण पर। अब जब ये इससे संबंधित है तो आइए हम लोग देखें डिटेल वे में कि अर्थ के रेवोल्यूशन या रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, या कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपके एक तरह से जो है आपके इसको डायरेक्ट करती है। तो पहली चीज जो हम लोगों को समझना है वो ये है कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, सन है, अर्थ रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह से। अर्थ कभी यहां होता है, 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 कभी यहां होता है, कभी यहां हो जाता है, कभी यहां पहुंच जाता है। सूर्य और किसी भी ग्रह के बीच में दूरी फिक्स नहीं है, ये दूरी हमेशा बदलती रहती है, हर सेकंड बदलती है, हर सेकंड बदलती है, पूरे साल भर बदलती रहती है। तो एक स्थिति होती है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी रहती है, और एक स्थिति रहती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे ज्यादा दूरी रहती है। तो जब सबसे कम दूरी रहती है, दूरी बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई। तो यहां की तुलना में अब जैसे दूरी आपके सूर्य की ये, तो यहां की तुलना में ये दूरी बढ़ गई, यहां की तुलना में ये दूरी बढ़ जाएगी, यहां की तुलना में ये दूरी अब बढ़ जाएगी, यहां की तुलना में ये दूरी अब सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो गई। फिर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चलते हैं, तो यहां जो दूरी थी उससे कम हो गई अब दूरी, यहां जो दूरी थी उससे कम हो गई ये दूरी, यहां जो दूरी थी उससे कम हो गई ये दूरी, और यहां सबसे कम हो गई। इसीलिए कभी ये नहीं कहते कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, और जब ये चेंज होता रहता है तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। जितनी भी दूरियां दो पिंड के बीच में कभी भी नापेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस क्यों? क्योंकि हमेशा चेंज होती रहती है। जब चेंज होगी डिस्टेंस तो हमें पता है बल भी चेंज होगा, क्योंकि अभी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हमने देखा था, दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है बल कम होता जाता है, दूरी कम होती जाती है बल ज्यादा होता चला जाता है। तो जब दूरी बढ़ घट रही है तो बल भी घट बढ़ रहा है, और ऐसी कंडीशन में जब बल घट बढ़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो है आपकी गति भी चेंज कर रही है, स्पीड भी चेंज कर रही है। तो अर्थ एक निश्चित चाल से नहीं चल रही है, बल्कि अर्थ जो रेवोल्यूशन कर रही है, इस रेवोल्यूशन में कभी अर्थ बहुत तेज चलती, कभी बहुत धीमी चलती है। इसीलिए कभी ये नहीं कहा जाता कि अर्थ की रेवोल्यूशन की स्पीड ये है, कहा जाता है अर्थ की रेवोल्यूशन की एवरेज स्पीड ये है, औसत चाल ये है। औसत या एवरेज वर्ड लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर समय स्पीड बढ़ेगी घटेगी, दूरी के बढ़ने घटने से बल पर प्रभाव आएगा, बल के प्रभाव होने से गति पर प्रभाव आएगा, तो गति भी चेंज करती रहेगी। इसीलिए एवरेज 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 हर जगह देखेंगे आप, दूरी में भी एवरेज रहेगा, बल में भी एवरेज रहेगा, आपके गति में भी एवरेज रहेगा। तो कंडीशन कभी होती, कभी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। अब इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज जो आती है तो सन और अर्थ के बीच में यह है कि अर्थ रेवोल्यूशन कर रहा है, और अर्थ के रेवोल्यूशन करने में जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, औसतन दूरी, एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच की, वो है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की।
तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज क्यों कहा जा रहा है? एवरेज इतना निकल करके आएगा, क्यों? क्योंकि दूरी घटती बढ़ती रहती है। तो जब दूरी बहुत कम होती है तो 14 करोड़ 84 लाख किलोमीटर, इससे कम हो गई। जब दूरी बहुत बढ़ जाती है तो 15 करोड़ 10 लाख किलोमीटर से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर तक वेरी करती है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाता है? तब 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर का हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसीलिए जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी है वो है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस है जो कि आपके पूरी पृथ्वी के बीच में होती है। अब अर्थ का रेवोल्यूशन है, अर्थ का रेवोल्यूशन है। अर्थ के रेवोल्यूशन में 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर स्थित होती है, 14 करोड़ 84 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। और 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। तो जब पृथ्वी सबसे कम दूरी पर होती है इस अवस्था को कहा जाता है उप सौर। उप मतलब निकटतम, सौर मतलब सूर्य से निकटतम दूरी पर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीहीलियन। हीलियन मतलब सन, पेरी मतलब होता है नियरेस्ट, जिसका अभिप्राय हुआ नियरेस्ट टू द सन, तो पेरीहीलियन हुआ, दैट इज नियरेस्ट टू द सन। और 4 जुलाई को अप सौर होता है। अप मतलब अधिकतम दूरी पर, सौर मतलब सूर्य से, तो अधिकतम दूरी पर सूर्य से, जिसका अभिप्राय हुआ एपीहीलियन। एपी मतलब क्या होता है? फारदेस्ट मोस्ट। हीलियन मतलब क्या होता है? सन। तो एपीहीलियन मतलब फारदेस्ट मोस्ट फ्रॉम द सन। तो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है आपके बहुत ज्यादा जो है आपके, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है 14 करोड़ 84 लाख किलोमीटर की। और जो है आपकी मैक्सिमम दूरी जो हो सकती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर तक हो सकती है, जो 4 जुलाई को होती है अप सौर की कंडीशन में, एपीहीलियन की कंडीशन में। तो इस तरह से अगर हम कहें तो उपसौर और अपसौर की कंडीशन आपके यहां पर बनती है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है, उसको पहले क्लियर कर दें। अब आपके दिमाग में एक चीज ये आ सकती है कि जनवरी में तो बहुत ठंड पड़ती है, सर्दियां होती हैं, और हम ये कह रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम दूरी है और ठंड पड़ रही है। जुलाई में गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, और हम कह रहे हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी है। तो दिमाग में जब आप ये बैठा लेंगे तो ये क्या, ये बात कंट्राडिक्ट करने लगेगी। तो अब यहां पर क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच के डिस्टेंस कम होने से ऋतु पर प्रभाव नहीं पड़ता। टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है, ऋतु पर प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय भारत में शीत ऋतु है, तो ऐसा नहीं कि ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, लेकिन शीत ऋतु में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ऋतु हमने आपको बताया कैसे है, सूर्य की लंबवत किरणों की वजह से। तो सूर्य की लंबवत किरणों की वजह से ऐसा होता है। इस समय क्या है, ग्रीष्म ऋतु, तो सूर्य दूर भी चला जाएगा तो भी ऐसा थोड़ी कि शीत ऋतु आ जाएगी, इतना टेम्परेचर कम थोड़ी हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। कैसे, ये समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग ही हम लोग ने ऐसे की थी कि सूर्य की लंबवत किरणें, नॉर्मल रेज क्या होती है, हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, ये ऐसे रोटेट कर, ये सूर्य की किरणें होती है। भारत कहां है, ये है। अब जब हम जनवरी की बात कर रहे हैं तो जनवरी में सूर्य यहां कहीं है, मकर रेखा पर। अगर जनवरी में सूर्य निकट भी आ जाएगा तो पहले जितनी तिरछा प्रकाश पहुंच रहा था इंडिया में, अभी भी उतना ही तिरछा प्रकाश लगभग पहुंचेगा। तो क्या इंडिया में ऊष्मा पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 3 जनवरी को 3 जनवरी को तिरछी किरणें आ रही हैं, जिसकी वजह से शीत ऋतु चल रही है। अभी भी अगर पास भी आ गया सूर्य तो भी तिरछी किरणें जाएंगी, तो इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। लेकिन इसका पता कहां चलेगा,
जहां पे सूर्य की लंबवत किरण आ रही है। लंबवत किरण कहां आ रही है? मकर रेखा पर। मकर रेखा पे किस किस देश में मकर रेखा होकर के गुजरती है? तो मकर रेखा के आसपास पाए जाने वाले देशों में, जैसे नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो दक्षिण अमेरिका में अगर हम कहें तो जो है चिली देश आ जाता है, अर्जेंटीना आ जाता है जो आता है। फिर दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका है जो आपके पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के पास ढेर सारे देश हैं जो कि आपके पाए जाते हैं, तो जिसमें जो है आपके स्वाजीलैंड है, लिसोथो है, फिर वहीं पर जो है आपके नामीबिया हो जाता है जो कि पाया जाता है। तो इसलिए दक्षिण अफ्रीका आप ये मान सकते हैं नॉर्मली जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो दक्षिण अमेरिका में हम क्या मान सकते हैं? चिली और अर्जेंटीना। अफ्रीका महाद्वीप में क्या मान सकते हैं? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब देश हैं। इन सभी देशों में 3 जनवरी से एक हफ्ता आगे और एक हफ्ता पहले अगर टेम्परेचर लें, एक हफ्ता पहले इसका मतलब 25 दिसंबर और एक हफ्ता आगे मान लीजिए 10 जनवरी, तो यहां पर यह पाया जाता है कि यहां पर सूर्य क्योंकि निकट आ गया था 3 जनवरी को, तो एक हफ्ता पहले और एक हफ्ते बाद की तुलना में यह टेम्परेचर जो है आपके इंक्रीज कर जाता है। 5 से 10% इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए 5 से 10% में, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि 25 दिसंबर और 10 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, इन सब जो है आपके देशों में मान लीजिए टेम्परेचर यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस था, यहां भी 30 डिग्री सेल्सियस था। तो अगर 10% भी हमने कहा बढ़ गया, तो 10% बढ़ने का मतलब इसका 10% 3 डिग्री होगा, तो लगभग 32 डिग्री 33 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाएगा। इतना खाली फर्क पड़ता है बस। इतना आदमी ध्यान ही नहीं देता कि 2-3 डिग्री आगे पीछे हर दिन होता रहता है, तो इसलिए इतना ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन कभी आप एग्जामिन करें तो हमेशा ये पाएंगे आप कि जो 3 जनवरी का तापमान है वो एक हफ्ता पहले एक हफ्ते बाद के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। वजह क्या है? क्योंकि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी हो जाती है। भारत में इसका प्रभाव नहीं पता चलेगा, कर्क रेखा पे पाए जाने वाले देशों पे नहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी हो जाती है उस समय इंडिया में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जून जुलाई में सूर्य की लंबवत किरणें यहां होती है। सूर्य सर्वाधिक दूरी पर चला गया, दूर चला गया, तो जब दूर चला गया, मान लीजिए यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां पहुंच गया, तो ऐसी कंडीशन दूर चला जाएगा तो यहां टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो वास्तव में 4 जुलाई को टेम्परेचर अगर आप इससे 4 जुलाई से पहले मान लीजिए 25 जून और 4 जुलाई के बाद 10 जुलाई का टेम्परेचर अगर ले लें तो आप देखेंगे इसका टेम्परेचर हमेशा कम होगा, 5 से 10% यहां भी कम हो जाता है। तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस यहां था, 30 डिग्री सेल्सियस यहां था सपोज कर लीजिए, तो 5 से 10% अगर हम 10% भी मान लें तो 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो मतलब 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, 26 डिग्री, इस तरह का तापमान आपको मिलेगा 10 जुलाई को। तो 10 जुलाई को टेम्परेचर जो हो जाएगा, 4 जुलाई को 10 जुलाई की तुलना में या 25 जून की तुलना में अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर हमेशा कम पाया जाएगा। क्यों टेम्परेचर कम पाया जाएगा? क्योंकि मेनली अगर हम लोग देखेंगे कि इस समय सूर्य लंबवत है जो है आपके जुलाई में, इसलिए इंडिया इफेक्ट देख पा रहा है। जहां तिरछा प्रकाश पहुंच रहा है, जैसे मान लिया ऑस्ट्रेलिया है, तो जुलाई वाला प्रभाव यहां नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तिरछी किरणें पहुंच रही है तो तिरछी ही पहुंचती रहेंगी। तो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है और सबसे कम होती है, लेकिन इंडिया में प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। उन देशों में प्रभाव दिखाई पड़ता है जो मकर रेखा पर स्थित होते हैं, तो वहां पर 5 से 10% तक तापमान बढ़ जाता है। तो इसलिए 3 जनवरी को इस उप सौर की अवस्था कहलाती है और इसी को हम पेरीहीलियन के नाम से जानते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 14 करोड़ 84 लाख किलोमीटर की लगभग हो जाती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की सर्वाधिक दूरी आती 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की हो जाती है, जो कि औसतन दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की होती है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की अगर हम कहें,
इसी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर को क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलक इकाई जिसको कहा जाता है। एक खगोलक इकाई क्या है? अब प्रश्न आता है, ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच की दूरी किस इकाई में नापी जाती है? किलोमीटर में नापी जाती है, लाइट ईयर में नापी जाती है, पारसेक यूनिट में नापी जाती है, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में? तो जब हम किसी एक पिंड, जैसे हम कहेंगे कि पृथ्वी से बृहस्पति तक की दूरी कितनी है या शनि तक की दूरी कितनी है, तो किलोमीटर में नहीं कहते, फिर AU में कहते हैं। 1 AU, 2 AU, 3 AU, 1 AU इक्वल्स टू 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसतन दूरी है उसको एक यूनिट बना दिया गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। तो 1 AU मींस 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो 1 AU इक्वल टू 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो इसी को खगोलक एकक इकाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, दैट इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलक इकाई जिसको हम लोग कहते हैं, या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की होती है, जो आपके पाई जाती है। तो ये हमेशा चेंज होती रहती है। ये तो हमेशा कभी भी किसी पिंड में सूर्य और बृहस्पति के बीच की दूरी नापनी है अगर कहा जाएगा, तो अगर हम कहेंगे कि सूर्य और बृहस्पति के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड द सन, अगर कहा जाएगा तो कितनी है? हमने कहा कि 78 AU है, 78 AU, स्मॉल AU भी लिख सकते। तो इसके मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 78 इंटू ये पूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ये हो गया। हमने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन नेपच्यून एंड सन, तो सन और नेपच्यून के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर हमें निकालना है तो हमसे कहा जाए कि 112 AU की डिस्टेंस है। तो अब 112 AU के मतलब क्या हुआ? तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? हम लोग लिखेंगे 112 इंटू 14 करोड़ 96,000 किलोमीटर। तो 112 AU का मतलब क्या हुआ? 112 इंटू इतना किलोमीटर। तो आप AU के मतलब समझ रहे हैं? तो 1 AU मीन्स 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, जो सूर्य और पृथ्वी की औसतन दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है। और इसी एवरेज डिस्टेंस को यूनिट बना दिया गया। अब इसी के रेस्पेक्ट में आप निकालते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जो आपका बृहस्पति है, जुपिटर है और सन के बीच में 78 AU की दूरी है, तो 78 AU की दूरी के मतलब क्या हुआ? जितनी पृथ्वी की दूरी है सूर्य से, उसका 78 गुना दूरी जो है वो सूर्य और बृहस्पति के बीच की है। अगर हमने कहा नेपच्यून और सन के बीच में कितनी दूरी है, तो 112 AU अगर हम कह रहे हैं, तो 112 AU के मतलब क्या हुआ? जितनी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, उसका 112 गुना दूरी है सूर्य और जो है आपके नेपच्यून की। तो AU डिस्टेंस जो होती है, AU क्या है? एक इकाई है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो दो सेलेस्टियल बॉडीज, जो दो खगोलक इकाइयों के बीच की दूरी को निकालने के लिए जो है आपके एक तरह से चीजों को रखा गया है। तो इसलिए जितनी भी जो है आपके एक तरह से ये होती हैं, आपके सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, खगोलीय बॉडी होते हैं, उन सब के बीच की को निकालने के लिए AU का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 AU जो है इसको कहा जाता है। अब देखिए, ये तो आपके डिस्टेंस के बारे में हो गया। अब अगर हम ये कहें जो है आपके स्पीड के बारे में, तो हमने आपको बताया कि जब दूरी कम और ज्यादा होगी, बल का मान भी कम और ज्यादा होगा, इसलिए गति भी कम और ज्यादा होगी। तो गति कब कम और कब ज्यादा होती है, इसको भी हम लोगों को देखना है। तो
एवरेज स्पीड हम लोग कहते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी या कब कैसे होगी, ये हम लोगों को देखना होगा। अब देखिए जैसे ये है, अगर हम गति की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड में जैसे एक क्वेश्चन आया था सिविल में, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें पहले, तब इस स्पीड पर आते हैं। वो क्या था वो समझ लें आप। अब वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि जो डिस्टेंस है वो कब ज्यादा और कब कम होगी। एक सूर्य है ये, और एक कोई भी बॉडी ले लीजिए, इस तरह से मूव कर रही है। तो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, कहां पर आओगे? P1, P2, P3, P4 कहां पे? ये है नियरेस्ट डिस्टेंस, ये है मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, और ये है मैक्सिमम डिस्टेंस। कहां पर वेलोसिटी, इसकी गति कहां पर ज्यादा होगी, कहां पे कम? P1 पर, P2 पर, P3 पर, P4 पर। ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आया था सिविल में, 4 ऑप्शन थे, P1, P2, P3, P4, आपको ये बताना था। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब आपको केपलर का लॉ पता हो। केपलर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक लॉ दिया। लॉ क्या दिया वो समझ लीजिए। उन्होंने लॉ दिया कि जैसे मान लीजिए सन है, ये अर्थ है, कोई जरूरी नहीं अर्थ ही की बात करें, कोई भी प्लैनेट, उन्होंने कहा कि इकाई समय में चला गया कोणीय क्षेत्रफल सदैव समान होता है, यही इनका नियम है। इकाई समय में, यूनिट टाइम में, इकाई समय में चला गया कोणीय क्षेत्रफल, एंगुलर डिस्टेंस, समान होता है। अब आपको यहां पे पहले इकाई समय समझना पड़ेगा और कोणीय दूरी जो है आपके दूरी समझना पड़ेगा, एंगुलर डिस्टेंस समझना पड़ेगा क्या होता है। जैसे अर्थ यहां है या कोई भी पिंड यहां है, यहां पहुंच गया, मान लीजिए एक दिन में ये यहां से यहां पहुंचा है। जब यहां से यहां तक पहुंचा तो ये हुआ कोणीय क्षेत्रफल, कोणीय दूरी जो क्षेत्रफल के हिसाब से आएगी। एरिया आपने निकाल लिया, मान लीजिए ये 100 किलोमीटर स्क्वायर है, सपोज कर लीजिए। तो अगर एक दिन में कोई भी पिंड सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए, रेवोल्यूशन करते हुए, एक दिन में अगर इतना वर्ग किलोमीटर चल रहा है, तो केपलर ये कह रहे हैं कि अगर एक दिन में 100 वर्ग किलोमीटर चल रहा है तो हमेशा एक दिन में 100 वर्ग किलोमीटर ही चलेगा, कभी ना ज्यादा चलेगा ना कम चलेगा। तो हर पिंड अपने कोणीय क्षेत्रफल को समान रखता है हमेशा। अब इससे क्या मतलब हुआ, जब ये दूरी बढ़ जाएगी, जब इस दूरी से ये दूरी बढ़ गई, तो क्या अभी भी इतनी ही दूरी ये चलेगा? अभी भी इतनी ही दूरी चलेगा ये। अगर इतनी दूरी चलेगा तो ऐसे कंडीशन में ये क्षेत्रफल इससे बड़ा नहीं हो जाएगा, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है इससे बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस क्षेत्रफल को कम होने के लिए इसको कम दूरी चलना पड़ेगा। मान लीजिए यहां से यहां चला, इसका मतलब ये, अब ये पतला एरिया हो गया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया इस एरिया के बराबर है। ये भी 100 वर्ग किलोमीटर हो गया, वो भी 100 वर्ग किलोमीटर हो गया, लेकिन उतनी ही दूरी ये नहीं चलेगा, अब कम दूरी इसको चलना पड़ेगा। तो क्योंकि केपलर का नियम क्या कहता है? केपलर का नियम ये कहता है कि इकाई समय में चला गया कोणीय क्षेत्रफल, एंगुलर डिस्टेंस,
हमेशा सेम होता है। एंगुलर डिस्टेंस क्या है? एरिया, एंगुलर एरिया। तो एंगुलर एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो सदैव समान होगा। तो अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर का अगर ये डिस्टेंस ऐसा चल रहा है, ये कोणीय दूरी कहलाएगा। कोणीय दूरी ये ऐसा चलेगा कि चला गया जो कोणीय क्षेत्रफल है, एंगुलर एरिया है, वो हमेशा क्या बना रहेगा? फिक्स बना रहेगा। तो अगर एक दिन में ये इतना चलता है, तो एक दिन में हमेशा पूरे 365 दिनों में अगर पृथ्वी है तो पूरे साल हमेशा इसी को फॉलो करती रहेगी, हर एक दिन में इतना ही चलेगी। तो इसलिए जो है आपके ये डिस्टेंस, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जब ये दूरी कम होगी तो ये डिस्टेंस ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। और ये दूरी अगर ज्यादा होगी तो इसको कम होना पड़ेगा। तो इसकी तुलना में ये दूरी कम है, और ये दूरी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये ज्यादा दूरी जब चलना है उतना ही टाइम में, जबकि यहां से यहां कम दूरी चलना है, तो इसका मतलब यहां पे स्पीड कम होगी, यहां पे स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड जब ज्यादा होगी तभी तो ये डिस्टेंस चल पाएगा ज्यादा, और स्पीड कम होगी तभी तो ये कम चल पाएगा। तो इसलिए यहां पर ज्यादा चलना है जब पास होगा, और जब दूर होगा तो उसको कम चलना है। तो इसलिए अब केपलर का नियम को अगर आप फॉलो करें तो सीधे सीधे दिमाग में एक चीज ये आती है कि जितनी छोटी दूरी होगी उतनी तेज स्पीड हो जाएगी, और जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी कम स्पीड हो जाएगी। अब मिनिमम डिस्टेंस है तो वेलोसिटी मिनिमम हो गई, मैक्सिमम हो गई, सॉरी। डिस्टेंस मिनिमम तो वेलोसिटी क्या हुआ? मैक्सिमम हो गई। डिस्टेंस मैक्सिमम तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम, न्यूनतम दूरी हो जाएगी। अब जो है गति न्यूनतम हो गई। तो अब यहां पर मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपके बन गया। तो अब अगर हम वापस आए अपने इसी डायग्राम पे और हम ये कहें कि पृथ्वी सबसे ज्यादा तेज कब चलती है, तो अब जो है आपके उसकी आ रही स्पीड की बारी। तो जब सबसे कम दूरी है, कब? 3 जनवरी को, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, सबसे तेज चलती है पृथ्वी। किस समय? 3 जनवरी को। और जब सर्वाधिक दूरी हो गई, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस मैक्सिमम है 4 जुलाई को, यहां पे मिनिमम जो है आपके वेलोसिटी हो गई। इसलिए पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान सबसे कम गति होती है सबसे ज्यादा गति होती है 3 जनवरी को, और सबसे कम गति होती है कितने? 4 जुलाई को। तो अगर यह कहा जाए कि पृथ्वी सबसे तेज गति से कब चलती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सबसे धीमी गति से कब चलती है? 4 जो है आपके जुलाई को। और ये जो गति है, तो ये किस तरह से अब आप इसको देख सकते हैं, या स्पीड कैसे ये चल रहा है? तो स्पीड आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर सूर्य ये है और पृथ्वी ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो स्पीड जरा देखिएगा, यहां से धीमी है, तेज हो रही है, सबसे तेज हो गई, फिर धीमी हो गई, फिर तेज हो गई, फिर धीमी हो गई, फिर तेज हो गई, मैक्सिमम हो गई, फिर धीमी हो गई, फिर तेजी से गया, फिर धीमी हो गई। यहां से तेजी से जाएगा, स्पीड बढ़ा के यहां धीमे होता चला जाएगा, यहां से तेज जाएगा, यहां से धीमे होता चला जाएगा। ये है आपके एक तरह से, तो पृथ्वी झटके से चल रही है ऐसे, इस तरह से। तो बहुत तेजी से जाती है, फिर धीमी हो जाती है, फिर तेजी से जाती है, फिर धीमी हो जाती है, इस तरह से आपकी चलती है। तो एक स्पैन में यहां से यहां तक तेज चलती हो जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हो गई। अब घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, मिनिमम हो गई, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हो गई, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, मिनिमम हो गई। ये आपकी कंडीशन होती है। तो ये मैक्सिमम कब होगी? यहां से बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई, अब यहां से घटते 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 मिनिमम हो गई। तो इस स्पैन में तो 3 जनवरी के बाद से स्पीड घटने लगती है। कब तक घटती जाती है? 4 जुलाई तक, जब तक मिनिमम ना हो जाए। और फिर 4 जुलाई से 3 जनवरी तक अर्थ की रेवोल्यूशन की स्पीड बढ़ती जाती है, जब तक कि मैक्सिमम ना हो जाए 3 जनवरी को। ये जो है आपके कंडीशन होती है इसमें। और इसीलिए एवरेज स्पीड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की
रेवोल्यूशन जो है ये इसकी स्पीड कितनी है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे। हम लोग जैसे स्पीड चलते हैं तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 150 किलोमीटर प्रति घंटे। अर्थ किस स्पीड से चल रही है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। एक घंटे में 1,07,000 किलोमीटर चली जाती है ऑन एन एवरेज, समझ लीजिए, या 29.2 किलोमीटर एक सेकंड में। एक सेकंड मतलब एक बार आंख झपकाया आपने, एक सेकंड हुआ, आपने एक बार आंख झपकाया 30 किलोमीटर पहुंच गए, 30 किलोमीटर। इतनी तेज स्पीड है अर्थ की, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अर्थ एक घंटे में 1,07,000 किलोमीटर की दूरी चल रहा है या फिर 29.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो अर्थ जो है ये रेवोल्यूशन की एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है, औसतन चाल है। इससे ज्यादा स्पीड यहां पर होती है 3 जनवरी को, इससे कम स्पीड होती है आपके जो है 4 जुलाई को। तो अब आप समझ लीजिए कि किस स्पीड से पृथ्वी रिवोल्यूशन कर रही है। तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है या 29.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। उसी तरह से अगर हम रोटेशन की बात करेंगे, अर्थ अपने अक्ष पर क्या रोटेशन, कैसे रोटेशन कर रहा है 111 किलोमीटर 4 मिनट में, अपने एक्सिस पे 111 किलोमीटर 4 मिनट में, या आप कह सकते हैं 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब आधा किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति है ये क्या है, एक बार आपने पलक झपकाई, एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में आधा किलोमीटर आगे बढ़ गई पृथ्वी। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है वो आधा किलोमीटर लगभग एक सेकंड में, और जबकि परिक्रमा में इतनी तेज जा रही है कि 30 किलोमीटर लगभग आप मान सकते हैं एक सेकंड में। तो ये इसकी स्पीड है जो आपके एक तरह से पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमा की स्पीड हो जाती है, जो कि यहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो पृथ्वी की परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों ही आपके, ये कह सकते हैं हम लोग कि दोनों ही आपके एक तरह से जो है अपने स्पीड को कम और ज्यादा करते रहते हैं। कभी स्पीड कम हो जाती है, कभी स्पीड ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज इसी तरह से आपके ये चलती रहती है। तो स्पीड जो है आपके ये बनी रहती है पृथ्वी की। अब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी इसी तरह चलता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चल रही है, वैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी चलता है। तो चंद्रमा की कंडीशन क्या है वो देख लें। तो चंद्रमा की कंडीशन में क्या होगा, चंद्रमा को अगर हम देखें तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी चेंज होती रहती है। इसलिए औसतन दूरी की अगर हम बात करें, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो औसतन दूरी है 3,84,800 किलोमीटर की है। 3,84,800 किलोमीटर की औसतन दूरी होती है, एवरेज डिस्टेंस होती है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। लेकिन जब सबसे कम दूरी होती है तो 3,64,000 किलोमीटर की होती है, और चंद्रमा जब पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर पहुंच जाता है तो 4,07,000 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाती है। तो इस औसत दूरी से कम हो गई, 3,84,800 किलोमीटर से कम हो गई 3,64,000 किलोमीटर, और 3,84,800 किलोमीटर से बढ़ जाती है, मैक्सिमम दूरी हो गई 4,07,000 किलोमीटर की दूरी। तो इसलिए जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसतन दूरी माना जाता है, एवरेज डिस्टेंस कितना है, तो 3,84,800 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है ये आपकी ऑन एन एवरेज डिस्टेंस है जो कि यहां पर मिलती है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उपभ्रू। जैसे जब सूर्य पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पे था तो हमने कहा था उपसौर। सूर्य उप मतलब निकटतम, सूर्य मतलब सौर से, पृथ्वी सौर से सबसे निकटतम दूरी पर आ गई। अब क्या है, चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर आ गया। तो उपभू, भू क्या है, पृथ्वी को, उप मतलब निकटतम, पृथ्वी के निकटतम। पेरीजी, पेरी मतलब नियरेस्ट, जी कहा जा रहा है अर्थ को, तो पेरीजी मीन नियरेस्ट टू द अर्थ। ये 3,64,000। और जब सर्वाधिक दूरी हो जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को अपभू कहा जाता है, या इसी को अपोजी भी कहते हैं, एपीजी भी कह सकते हैं। इसको अपोजी या एपीजी के नाम से जाना जाता है।
तो अपो या एपी के मतलब क्या होता है, फारदेस्ट मोस्ट। जी मतलब क्या होता है, अर्थ। तो एपीजी या अपोजी की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ये आपकी फारदेस्ट मोस्ट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से सर्वाधिक दूरी पर चंद्रमा हो गया, अर्थ से न्यूनतम दूरी पर चंद्रमा हो गया, ये उपभू की कंडीशन होती है जो कि आपके यहां पर पाई जाती है। तो अब यहां पे अगर कहा जाए तो चंद्रमा भी जो है आपके एक तरह से ये जो है आपके क्रिएट करता रहता है या इस तरह से आपके मूव करता रहता है। अब चंद्रमा ये किस तारीख को होता है, तो अब तारीख तो हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते, तारीख डिफाइन करना मुश्किल है। वजह यह है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि कोई फिक्स डेट नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होता रहेगा, क्योंकि लगभग 28 दिनों में ये जो है स्थिति हो जाती है। तो जब ये न्यूनतम दूरी पर होता है उसके 14वें दिन अधिकतम दूरी पर हो जाता है, और फिर इसके 14वें दिन ये न्यूनतम दूरी पर हो जाता है। तो लगभग 28 दिन पर जो है आपके स्थिति ये बनी रहती है। तो ये 28 दिन पर ये कंडीशन आपके आती है कि आपके फिर से वही चंद्रमा अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। इसका मतलब हर 14 दिन पर, हर 14 दिनों पर यह सबसे निकटतम दूरी पर होगा या सबसे अधिकतम दूरी पर होगा। चंद्रमा के साथ भी वही है कि चंद्रमा की दो गतियां हैं, एक अपने अक्ष पर घूर्णन गति करना और एक परिक्रमा करना। तो अब देखिए जो चंद्रमा है इसका जो सिड्रल मंथ होता है, सिड्रल मंथ मतलब परिक्रमा करने में जो समय लगा, ये लगभग कितना लगता है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड। तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड का पूरा समय लगता है एक परिक्रमा करने में। लगभग 28 दिन आप मान सकते हैं, 28वां दिन लग जाता है। लेकिन सिंडोइक या लूनर मंथ जिसको कहा जाता है वो क्या है, चंद्रमा का घूर्णन। एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है, लगभग 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। तो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का जो है आपकी घूर्णन गति करने में लग जाता है समय। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो जो चीजें सूर्य पर आधारित है और जो चीजें चंद्रमा पे आधारित हैं वो किस तरह से आपके एक तरह से बदलती हैं, तो वो इसी वजह से आपके सिंडोइक और जो है आपके सिड्रल मंथ होते हैं। जैसे आपके इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर क्या होता है, चंद्रमा के हिसाब से चलता है। और नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जो आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं तो चंद्रमा पर जो बेस्ड रहता है, इस्लामिक कैलेंडर भी है। फिर हिंदुइज्म का भी कैलेंडर जो है आपके उसी पर बेस्ड होता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी जो आपके एक तरह से फॉलो करती है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को बेस करती है, यूरोपियन कैलेंडर, जो किस पर बेस्ड है, सूर्य के ऊपर, सूर्य की कंडीशन में। तो सूर्य के आधार पर बना हुआ जो कैलेंडर है, जो 30 या 31 दिन का होता है, वो क्या है, वो एक्चुअल किसमें है, वो है आपके एक तरह से सन पर बेस्ड। लेकिन जो मून पर बेस्ड है वो ज्यादातर धार्मिक कैलेंडर जितने हैं, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, वो सब क्या है, वो चंद्रमा पर बेस्ड है। और चंद्रमा कैसे अपने आकार को बदलता है आगे का टॉपिक है ये। लेकिन उससे पहले जैसे हम देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि चंद्रमा अगर है, फॉर एग्जाम्पल ये चंद्रमा की पूरी सतह है। चंद्रमा की सतह जो होती है, हम देखते हैं पहली चीज तो ये कि चंद्रमा पर धब्बे क्यों हैं, चंद्रमा पर धब्बा क्यों है। चंद्रमा की जो सतह है वो ऐसे नहीं है, उसकी भी सतह ऊंची नीची इस तरह से पर्वत और घाटी वाली है। जैसे कोई भी पृथ्वी है तो पृथ्वी कैसी है, ऐसे है, ये है पृथ्वी। चंद्रमा कैसे है, उसका भी आकार यही है। जितने पिंड हैं ब्रह्मांड के, कोई भी पिंड ले लें, चाहे चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, कोई भी ग्रह, सब ऐसे रहते हैं। ऊपर उभरा हुआ भाग, नीचे घटा जो है गहरा भाग, इस तरह से। तो चंद्रमा जब चमकता है, जब सूर्य का प्रकाश पहुंचता है चंद्रमा की सतह पर, तो जो ऊंचे भाग पर्वत वाले होते हैं वहां से सूर्य परावर्तित होकर के हमारी आंखों पे चला आता है, और जो गहरे वाले भाग होते हैं वहां पर जाकर के परावर्तित कहीं और हो जाता है या फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, घाटी वाले भाग।
इसलिए कम मात्रा में ऊष्मा हमारे आंख तक पहुंच पाती है। तो पृथ्वी की सतह की तरह जैसे पृथ्वी पर पर्वत पठार मैदान है, वैसे ही चंद्रमा की सतह पे पर्वत पठार मैदान है। पर्वतों वाले भाग से सूर्य का प्रकाश जो जाता है वो परावर्तित होकर आसानी से चला आता है, और जब आसानी से चलाएगा तो ज्यादा प्रकाश आएगा आंखों में, ज्यादा प्रकाश आएगा तो हमें चमकीला भाग दिखाई पड़ेगा, ज्यादा प्रकाश आ रहा है। लेकिन कम प्रकाश आएगा तो धब्बे वाला भाग दिखाई पड़ेगा। तो पृथ्वी की चंद्रमा की सतह पर कहीं धब्बा कहीं प्रकाश ज्यादा, कहीं धब्बा कहीं प्रकाश ज्यादा, इस तरह से आप आकृति देखते हैं। तो ये क्या प्रकाश वाला भाग किसको प्रदर्शित करता है? पर्वतीय क्षेत्र को। तो चंद्रमा के पर्वतीय क्षेत्र चमकते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी सतह से परावर्तित होकर प्रकाश आसानी से आ जाता है। और घाटी वाले गहरे वाले भाग जो होते हैं, वहां पे जब सूर्य का प्रकाश जाता है तो अधिकांशतः उस घाटी वाले भाग में ही फैल जाता है, और या फिर परावर्तित होकर कम आ पाता है। तो जितना धब्बा दिखाई पड़ता है वो गहरे वाले भाग है, घाटी वाले भाग है। जितना चंद्रमा का चमकीला भाग दिखाई पड़ रहा है वो सब पर्वत वाले भाग है। तो चंद्रमा पर जो धब्बे हैं वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? घाटी वाले क्षेत्र। और चंद्रमा के जो चमकीले भाग हैं वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्रों से सर्वाधिक प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पे आता है, इसलिए सबसे ज्यादा चमकता हुआ भाग वही दिखाई पड़ेगा। घाटी वाले भाग से न्यूनतम प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों पे आता है, इसलिए सबसे न्यूनतम जो है आपके एक तरह से चमक हमें वहां पर मिलेगी, इसलिए धब्बे वाले भाग दिखाई पड़ते हैं चंद्रमा पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि चंद्रमा को अगर आपने अभी यहां देखा है, अब चंद्रमा का आकार ढेर सारा होता है, यही अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक जो है आपका वो यही है कि चंद्रमा का जो एक तरह से आकार होता है, कभी चंद्रमा आप ऐसे देखते हैं, कभी चंद्रमा थोड़ा सा कटा हुआ देखते हैं ऐसे, कभी आधा देखते हैं चंद्रमा, कभी और पतला भाग देखते हैं, कभी बहुत बारीक भाग देखते हैं, और कभी एकदम ही नहीं चंद्रमा दिखाई पड़ता। ये चंद्रमा के अलग अलग आकार है ना। ये कैसे बनता है ये अभी हम लोग आ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा के इस भाग की बात करें जब पूरा प्रकाश है, और ये भाग आप देख रहे हैं, ये चंद्रमा का भाग है। जब दूसरी बार ये सारा आकार बदल करके जब फिर से ये पूर्णिमा आएगी, तो जब फिर से पूर्णिमा आएगी तो जो भाग हम देख रहे थे पृथ्वी की सतह से वही भाग हमें दिखाई पड़ेगा पूर्णिमा को। हर पूर्णिमा को वही भाग दिखाई पड़ेगा। चंद्रमा का कभी हम पीछे वाला भाग कभी ना देख पाएंगे। किसी एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग में, जैसे पूर्णिमा हमने ले लिया, तो पूर्णिमा के समय जो भाग दिख रहा है वही भाग पूर्णिमा के समय हमेशा दिखाई पड़ेगा, पीछे वाला भाग कभी नहीं देख पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि जितनी परिक्रमा का टाइम है उतने ही परिभ्रमण का टाइम है। लगभग इसकी परिक्रमा और परिभ्रमण का समय लगभग बराबर है। इसलिए जितनी देर में ये एक बार घूमता है उतनी देर में चक्कर भी लगा लेता है। तो जब चक्कर लगा लेता है तो इसके मतलब अपनी पुरानी कंडीशन पे आया। यहां पे मान लीजिए चंद्रमा का आकार ये है, यहां पे चंद्रमा का आकार ऐसा है, यहां पे आधा हो गया, यहां और पतला हो गया, यहां पे चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ा, फिर नया चंद्रमा निकला, फिर थोड़ा सा और आकार बढ़ा, फिर आधा हो गया, फिर आपके और बड़ा हो गया, अब चंद्रमा ऐसे हो गया। तो जब ये चंद्रमा यहां पे हमें दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो जितनी देर में ये एक परिक्रमा करेगा उतनी देर में एक घूर्णन गति भी करेगा। तो अब यहां पर क्या होता है? यहां पर बस यही है कि परिक्रमा में, अब जैसे चंद्रमा का ये भाग आप देख रहे हैं इस समय पूर्णिमा के समय, लेकिन चंद्रमा ऐसे रोटेट कर रहा है, परिक्रमा भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। इस तरह से रोटेट करता करता अब यहां पे आकर के फिर वही आ गया। तो एक बार रोटेशन जितनी देर में होता है उतनी देर में एक परिक्रमा भी हो रही है। इसलिए चंद्रमा का जो भाग आप सामने यहां देख रहे थे वही भाग जब चंद्रमा फिर यहां आएगा तो यही भाग दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी परिक्रमा, परिभ्रमण जितना समय ले रहा है उतना ही परिक्रमा भी समय ले रही है। रोटेशन और रेवोल्यूशन का लगभग समय बराबर है, लगभग, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन लगभग बराबर है। तो लगभग बराबर होने की वजह से चंद्रमा का हमेशा हम एक पक्ष ही देख पाते हैं, दूसरा पक्ष कभी नहीं देख पाएंगे। और ये सिर्फ पूर्णिमा के समय नहीं,
आधा चंद्रमा जब आधा चंद्रमा है तब भी हम लोग क्या करेंगे, तब भी जो है जो भाग हमें दिख रहा है चंद्रमा का आगे वाला जो पोर्शन हमें दिख रहा है वही पोर्शन अगली बार भी दिखाई पड़ेगा इसी आकार में, पीछे वाला भाग नहीं देख पाएंगे आप। उसकी वजह क्या है, कहीं पर भी चंद्रमा रहे तो चंद्रमा जब जितनी देर लेता है एक परिक्रमा करने में उतना ही देर लेता है एक घूर्णन गति करने में, तो चंद्रमा इस तरह से मूव करके आपके चलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, उसकी जो कक्षा बन रही है, चंद्रमा जो मूव कर रहा है, तो चंद्रमा की जो मार्ग है, पथ है, पाथ है, वो क्या है, वो किस आकार में है? तो ए ऑप्शन गोले आकार में है, ऐसे घूम रहा है चंद्रमा। बी ऑप्शन एलिप्टिकल शेप में है, ऐसे घूम रहा है। सी ऑप्शन इस तरह जा रहा है और डी ऑप्शन इस तरह जा रहा है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सिविल सर्विसेज में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि चंद्रमा जब जो है मूव कर रहा है तो चंद्रमा किस कक्षा में मूव कर रहा है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। चंद्रमा का मार्ग क्या बन रहा है, उसका पाथ क्या है, तो उसका मार्ग क्या है, तो उस मार्ग पर किस मार्ग पर चल रहा है, ए ऑप्शन कि बी ऑप्शन कि सी ऑप्शन कि डी ऑप्शन, किस ऑप्शन पे जा रहा है। तो आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन है डी। कैसे, सूर्य है, सूर्य है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे जा रही है, पृथ्वी कभी यहां होती है, पृथ्वी कभी यहां होती है, पृथ्वी कभी यहां होती है, इस तरह से मूव कर रही है। अब यहां पे है चंद्रमा, चंद्रमा कैसे मूव कर रहा है, तो पृथ्वी की ये कंडीशन है, ये पृथ्वी तो ऐसे जा रही है, चंद्रमा कैसे जा रहा है, चंद्रमा की कक्षा क्या बनेगी। तो अगर चंद्रमा की कक्षा देखना है तो आप ऐसे समझिए कि चंद्रमा ये है, जब पृथ्वी यहां है तो चंद्रमा को ऐसे मूव करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी भी आगे बढ़ती जा रही है ना, जैसे से आगे बढ़ती जा रही है ये भी घूमता जा रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं, तो जैसे जैसे पृथ्वी जा रही है उसके चारों तरफ चंद्रमा ऐसे जा रहा है, इसलिए चंद्रमा की जो कक्षा है वो कैसे बन रही है, चंद्रमा कक्षा ये बन रही है। तो चंद्रमा की कक्षा कैसे बनती है, ऐसे, जो मार्ग है वो ये, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ये क्या है, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, समझना है आपको दिमाग से कि कैसे होगा। ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो समझ में आ गया कि पाथ क्या है। पृथ्वी का मार्ग ये है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा का या कोई भी जो है सैटेलाइट का पाथ क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। तो पूरे सैटेलाइट का जो मार्ग होता है वो यही होता है, इस मार्ग पर ये चलता है। तो चंद्रमा का जो मार्ग है वो क्या है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस मार्ग पर, रेड वाला जो मार्ग है, इसी मार्ग पर वो चल रहा है। ठीक है।